अप्रत्याशित, सरप्राइज। इतिहास परिवर्तन का अध्ययन है जिसका प्रयोग विडंबना से भविष्य के मानचित्र के रूप में किया जाता है। स्टैनफोर्ड प्रोफेसर स्कॉट सागन ने एक बार कहा था कि हर वो व्यक्ति जो इकोनॉमी और निवेश मार्केट को फॉलो करता है उसे ये अपनी दीवार पर टांग देना चाहिए, जो चीजें पहले कभी नहीं हुई वो हमेशा होती रहती हैं। इतिहास ज्यादातर सरप्राइजिंग घटनाओं की स्टडी है, लेकिन ये इन्वेस्टर्स और इकोनॉमिस्ट द्वारा अक्सर भविष्य के एक अखंडनीय मार्गदर्शक के रूप में प्रयोग किया जाता है। क्या आप ये विडंबना देख पा रहे हैं? क्या आप ये समस्या देख पा रहे हैं? इकोनॉमिक और इन्वेस्टमेंट संबंधी इतिहास को सराहना होशियारी की बात है। इतिहास हमें हमारी अपेक्षाओं को जांचने में और लोग कहां पर गलती करते हैं ये सीखने में सहायता करता है। साथ ही इतिहास हमें एक रफ गाइड प्रदान करता है ये समझने के लिए कि क्या सही काम करता है, लेकिन किसी भी तरह से यह भविष्य का रोड मैप नहीं है। एक जाल जिसमें बहुत से इन्वेस्टर्स फंस जाते हैं उसे मैं इतिहासकारों को प्रॉफिट्स समझने का भ्रम कहता हूं। भविष्य की परिस्थितियों के लिए अतीत के डेटा पर अत्यधिक डिपेंडेंसी, वो भी एक ऐसे क्षेत्र में जहां इनोवेशन और परिवर्तन उन्नति के संचालक हैं। आप ऐसा करने के लिए इन्वेस्टर्स को दोष नहीं दे सकते। अगर आप निवेश को एक ठोस विज्ञान की तरह देखते हैं, इतिहास भविष्य के लिए आदर्श गाइड होना चाहिए। जियोलॉजिस्ट करोड़ों वर्ष पुराने ऐतिहासिक डेटा को देखकर पृथ्वी के व्यवहार के प्रतिरूप बना सकते हैं। अंतरिक्ष विज्ञान शास्त्री भी ऐसा कर सकते हैं और डॉक्टर्स भी, क्योंकि किडनी 2020 में भी वैसे ही काम करती है जैसे कि 1020 में किया करती थी। लेकिन निवेश एक ठोस विज्ञान नहीं है, ये ऐसे लोगों का एक विशालकाय समूह है जो चीजों के बारे में सीमित जानकारी से इम्परफेक्ट निर्णय लेते हैं, जिसका उनके कल्याण पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ सकता है। और ये होशियार लोगों को भी नर्वस, लालची या फिर इनसिक्योर बना सकता है। महान फिजिसिस्ट रिचर्ड फेमैन ने एक बार कहा था, सोचिए फिजिक्स कितनी कठिन होती अगर इलेक्ट्रॉन्स की भी भावनाएं होती, और इन्वेस्टर्स की भावनाएं होती हैं, वो भी बहुत सारी। इसीलिए उन्होंने जो अतीत में किया उसके आधार पर यह अनुमान लगाना कठिन है कि वो आगे क्या करेंगे। इकोनॉमिक्स की आधारशिला ही ये है कि चीजें समय के साथ बदलती रहती हैं, क्योंकि इनविजिबल शक्ति को अच्छा या बुरा कुछ भी अनिश्चित काल तक चलते रहना पसंद नहीं है। एक बार निवेशक बिल बॉनर ने डिस्क्राइब किया कि मार्केट महाशय कैसे काम करते हैं। वो एक कैपिटलिज्म एट वर्क यानी कि पूंजीवाद काम पर लगा है का टी शर्ट पहने हुए हैं और हाथ में एक हथौड़ा लिए हुए हैं। कुछ चीजें बहुत लंबे समय तक एक जैसी रहती हैं, जिसका मतलब यह है कि हम इतिहासकारों को प्रॉफिट्स नहीं मान सकते। संपत्ति से संबंधित किसी भी चीज का सबसे महत्वपूर्ण संचालन वो कहानियां हैं जो लोग खुद को सुनाते हैं और वो प्राथमिकताएं जो वो वस्तुओं और सेवाओं को देते हैं। ये चीज हमेशा एक सी नहीं रहती, वो संस्कृति और पीढ़ी दर पीढ़ी बदलती रहती है। वो हमेशा बदलती रहती है और बदलती रहेंगी। जब संपत्ति की बात आती है, हम अपने ऊपर जो दिमागी चाल चलते हैं वो उन लोगों की हद से अधिक प्रशंसा करना है जो हमसे पहले ये कर चुके हैं। कुछ विशेष घटनाओं का अनुभव करने का मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि आप आगे क्या होने वाला है उसे जान सकते हैं। असल में शायद ही कभी ऐसा होता है, क्योंकि एक्सपीरियंस फोरकास्टिंग की योग्यता के बजाय ओवर कॉन्फिडेंस को जन्म दे देता है। निवेशक माइकल बैटनिक ने यह अच्छे से समझाया जब यह तर्क सामने आया कि कुछ इन्वेस्टर्स बढ़ती ब्याज दरों के लिए तैयार हैं क्योंकि उन्होंने कभी इसका अनुभव नहीं किया है। बढ़ती ब्याज दरों का पिछला बड़ा अंतराल लगभग 40 वर्ष पहले हुआ था। माइकल बैटनिक ने कहा कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अतीत में जो कुछ हुआ उसका अनुभव या फिर स्टडी भविष्य में ब्याज दर बढ़ने पर जो होगा उसका गाइड नहीं हो सकता। तो क्या वर्तमान की बढ़ती दर पिछली बार की तरह दिखेगी या फिर उससे पहली बार की तरह? क्या विभिन्न एसेट क्लासेस मिलता जुलता व्यवहार करेंगे?
बिल्कुल एक जैसा या फिर ठीक ऑपोजिट। एक तरफ वो लोग जो सन 1978, सन 2000 और सन 2008 की घटनाओं के बावजूद भी इस दौरान निवेश करते आए हैं, उन्होंने बहुत सारी भिन्न भिन्न मार्केट्स का अनुभव किया है। दूसरी तरफ क्या यह संभव नहीं कि यह अनुभव अति विश्वास को जन्म दे सकता है, या यह मानने से चूकना कि आप गलत हैं, या पिछले नतीजों पर अटके रहना? जब आप इन्वेस्टमेंट इतिहास पर भविष्य में होने वाली घटनाओं के लिए हद से ज्यादा निर्भर करने लगते हैं तो दो खतरनाक चीजें हो सकती हैं। आप संभवतः उन बाहरी घटनाओं पर ध्यान देने से चूक जाएंगे जो कांटे को सबसे अधिक घुमाती है। ऐतिहासिक डेटा में सबसे महत्वपूर्ण घटनाएं बाहरी हैं, जो रिकॉर्ड तोड़ देने वाली घटनाएं हैं। यही घटनाएं हैं जो इकोनॉमी और स्टॉक मार्केट में कांटे को घुमाती हैं। द ग्रेट डिप्रेशन, दूसरा विश्व युद्ध, .com बबल, 11 सितंबर सन 2000 के दशक के बीच में हुई हाउसिंग क्राइसिस, बस मुट्ठी भर बाहरी घटनाएं इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं क्योंकि उनके कारण बहुत सी अनरिलेटेड घटनाएं भी प्रभावित होती हैं। 19वीं और 20वीं सदी में 15 बिलियन लोगों ने जन्म लिया, लेकिन जरा सोचिए कि ग्लोबल इकोनॉमी और पूरा संसार कितना अलग दिखता अगर उनमें से इन 7 ने जन्म ना लिया होता। एडोल्फ हिटलर, जोसेफ स्टालिन, माओ जेडांग, गैवरिलो प्रिंसिप, थॉमस एडिसन, बिल गेट्स, मार्टिन लूथर किंग। मुझे अंदाजा भी नहीं कि यह सबसे मीनिंगफुल लिस्ट है भी या नहीं, लेकिन आज विश्व के बारे में लगभग सब कुछ सीमा रेखाओं से लेकर टेक्नोलॉजी और सामाजिक मानदंडों तक अलग होते अगर इन 7 लोगों ने अपना चिन्ह, अपनी छाप न छोड़ी होती। इसे समझने का दूसरा तरीका यह है कि पिछली सदी में शायद अधिकांश विश्व में जो कुछ भी हुआ उसके लिए 0.0000000004% लोग जिम्मेदार थे। प्रोजेक्ट, इनोवेशंस और घटनाओं के लिए भी ये उतना ही सच है। पिछली सदी की इन सब के बिना कल्पना करके देखिए, द ग्रेट डिप्रेशन या महामंदी, दूसरा विश्व युद्ध, मैनहट्टन प्रोजेक्ट, वैक्सीन्स, एंटीबायोटिक्स, ARPANET, 11 सितंबर, सोवियत संघ का फॉल। 20वीं सदी में कुल कितने प्रोजेक्ट्स और घटनाएं हुई, बिलियन ट्रिलियन कौन कह सकता है, लेकिन मात्र इन 8 घटनाओं ने विश्व क्रम को अन्य के मुकाबले कहीं अधिक मात्रा में प्रभावित किया। पिछली घटनाओं को कम आंकने का एक कारण यह है कि चीजें कैसे जमा हो जाती हैं, ये नजरअंदाज करना बहुत आसान है। उदाहरण के तौर पर कैसे 9/11 ने फेडरल रिजर्व को इंटरेस्ट रेट कम करने के लिए प्रेरित किया, जिसने हाउसिंग बबल को संचालित करने में सहायता की, जिसके कारण फाइनेंशियल क्राइसिस आई, जो एक खराब रोजगार मार्केट का कारण बना, जिसने लाखों लोगों को कॉलेज शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया, जो 1.6 ट्रिलियन डॉलर्स के स्टूडेंट लोन और 10.8% व्यतिक्रम दर का कारण बना। 19 हाईजैकर्स को वर्तमान में स्टूडेंट लोन के बोझ से जोड़ना स्वाभाविक नहीं है, लेकिन जब विश्व कुछ एक बाहरी पुच्छ घटनाओं से संचालित होता है तो यही होता है। किसी भी क्षण में ग्लोबल इकोनॉमी में जो अधिकांश रूप से हो रहा है उसे अतीत की कुछ मुट्ठी भर घटनाओं से जोड़ा जा सकता है, जिनका अनुमान लगाना लगभग असंभव था। आर्थिक इतिहास में सबसे अधिक पाया जाने वाला प्लॉट सरप्राइजिंगली घटनाओं की भूमिका है। सरप्राइजिंग घटनाएं इसलिए नहीं घटती क्योंकि हमारे मॉडल्स गलत हैं या फिर हमारी बुद्धिमत्ता में कमी है। ऐसा इसलिए है कि एडोल्फ हिटलर के जन्म से 9 महीने पहले की उस शाम को उनके माता पिता के आपस में झगड़ने की संभावना उतनी ही थी जितनी गर्भधारण की। टेक्नोलॉजी का अनुमान लगाना कठिन है क्योंकि बिल गेट्स की पोलियो से मृत्यु हो सकती थी अगर जोनास साल्क चिड़चिड़ेपन में वैक्सीन खोजने का काम छोड़ देते। स्टूडेंट लोन की वृद्धि का अनुमान हम इसलिए नहीं लगा पाए क्योंकि 9/11 के दिन एक एयरपोर्ट सुरक्षा गार्ड उस हाईजैकर का चाकू जब्त कर सकता था। बस इतना ही। समस्या यह है कि जब हम अपने भविष्य के निवेश प्रतिफल के बारे में सोचते हैं
डिप्रेशन और दूसरे विश्व युद्ध जैसी घटनाओं को हम वर्स्ट केस सिनारियो में अपने विचारों के गाइड के रूप में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये रिकॉर्ड बनाने वाली घटनाएं जब हुई थी तो इनका कोई फोरकास्ट नहीं था। तो वो फोरकास्टर जो मानते हैं कि अतीत की सबसे खराब और सर्वश्रेष्ठ घटनाएं भविष्य की सबसे खराब और सर्वश्रेष्ठ घटनाओं से मेल खाएंगी, वो इतिहास को फॉलो नहीं कर रहे हैं। वो अनजाने में ये मान रहे हैं कि अपूर्व घटनाओं का इतिहास भविष्य में लागू नहीं होगा। नसीम तालिब अपनी किताब फूल्ड बाय रैंडमनेस में लिखते हैं, फोरेंसिक इजिप्ट में लेखक नील नदी के उच्च जल स्तर को देखा करते थे और भविष्य की वर्स्ट केस स्थिति का अनुमान लगाने के लिए इसका इस्तेमाल किया करते थे। ठीक ऐसा ही फुकुशिमा परमाणु रिएक्टर में भी देखा जा सकता है, जिसने सन 2011 में सुनामी की मार के कारण भयंकर विनाश का सामना किया। इसका निर्माण इस प्रकार किया गया था कि ये अतीत के भयंकर से भयंकर भूकंप को झेल सके, और निर्माणकर्ताओं ने उससे अधिक की कल्पना नहीं की थी और न ही ये सोचा था कि अतीत में हुए सरप्राइजिंग इवेंट्स भी अप्रत्याशित थे, जिनका कोई फोरकास्ट नहीं था। ये एनालिसिस की विफलता नहीं है, ये कल्पना की विफलता है। ये समझना कि जरूरी नहीं कि भविष्य अतीत के जैसा ही दिखे। ये एक स्पेशल स्किल है जिसे आमतौर पर फाइनेंशियल फोरकास्टिंग कम्युनिटी अधिक अच्छा नहीं समझती। मैं सन 2017 में न्यूयॉर्क के एक रात्रि भोज में गया। वहां डैनियल कलमैन से पूछा गया कि जब फोरकास्ट गलत निकले तो निवेशकों को क्या करना चाहिए। उन्होंने कहा, जब भी हम किसी बात से आश्चर्यचकित होते हैं, तब भी जब हम ये मानते हों कि हमसे गलती हुई है, हम कहते हैं, ओह, अब मैं ऐसी गलती फिर नहीं करूंगा। लेकिन वास्तव में जब हम कोई गलती करते हैं क्योंकि हम किसी चीज का अनुमान नहीं लगा पाए, तो जो सीख हमें लेनी चाहिए वो ये कि संसार के बारे में अनुमान लगाना कठिन है। ये सरप्राइजिंग इवेंट से मिलने वाली सही सीख है। संसार सरप्राइजिंग है। सरप्राइजिंग इवेंट से मिलने वाली सीख ये है कि संसार सरप्राइजिंग है। ये नहीं कि हम अतीत के सरप्राइजिंग इवेंट्स को भविष्य की सीमाओं के गाइड की तरह इस्तेमाल करें, बल्कि ये कि हम अतीत के सरप्राइजिंग इवेंट्स को ये स्वीकार करने के लिए इस्तेमाल करें कि हमें बिल्कुल अंदाजा नहीं है कि आगे क्या होगा। भविष्य की सबसे महत्वपूर्ण आर्थिक घटनाएं जो कांटे को सबसे ज्यादा घुमाएंगी वो हैं जिनके बारे में इतिहास हमें कोई मार्गदर्शन नहीं देता। वो अपूर्व घटनाएं होंगी। उनके अपूर्व स्वभाव का मतलब है कि हम उनके लिए पहले से तैयार नहीं होंगे, जो उन्हें प्रभावशाली बनाने का एक बड़ा कारण है। ये रिसेशंस और युद्ध जैसी भयानक घटनाओं और इनोवेशंस जैसी महान घटनाओं दोनों के लिए सच है। मैं इस अनुमान को लेकर कॉन्फिडेंट हूं क्योंकि इतिहास के हर मोड़ पर अगर कुछ एक्यूरेट रहा है तो वो ये कि सरप्राइजिंग इवेंट्स कांटे को सबसे अधिक घुमाते हैं। दूसरा, इकोनॉमी और स्टॉक मार्केट के भविष्य के लिए अतीत एक मिसलीडिंग गाइड हो सकता है क्योंकि यह आज के समय के रेलेवेंट स्ट्रक्चरल चेंजेस को हिसाब में नहीं लेता। आइए कुछ बड़े एग्जाम्पल्स को देखते हैं। 401 के 42 वर्ष का है। रोथाई आरए अधिक युवा है, जिसका निर्माण सन 1990 के दशक में किया गया। इसीलिए आज के समय में अमेरिकी नागरिक रिटायरमेंट के लिए बचत कैसे करते हैं इस बारे में पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइस और एनालिसिस की तुलना उससे नहीं की जा सकती जो एक पीढ़ी पहले सही लगा करता था। हमारे पास नए विकल्प हैं, बहुत कुछ बदल चुका है। या फिर वेंचर कैपिटल को ही लीजिए, 25 वर्ष पहले तक तो इसका नामो निशान भी नहीं था। आज ऐसे सिंगल वेंचर कैपिटल फंड्स हैं जो एक पीढ़ी पहले के संपूर्ण उद्योग से बड़े हैं। अपने संस्मरण में नाइक संस्थापक फिल नाइट ने व्यवसाय में अपने शुरुआती दिनों के बारे में लिखा, वेंचर कैपिटल जैसी कोई चीज नहीं थी। एक युवा एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर के पास बहुत कम विकल्प थे और उन सभी विकल्पों पर जोखिम को नापसंद करने वाले ऐसे गेटकीपर्स तैनात थे जिनकी कल्पना शक्ति शून्य थी। दूसरे शब्दों में, बैंकर। इसका मतलब यह है कि स्टार्टअप
किस प्रकार फाइनेंस होते हैं, इस बारे में कुछ दशकों पहले तक का ऐतिहासिक डेटा अब पुराना हो चुका है। इन्वेस्टमेंट साइकिल्स और स्टार्टअप फेलियर रेट के बारे में हम जो जानते हैं उसके पीछे सीखने के लिए इतिहास का एक सुदृढ़ आधार नहीं है, क्योंकि आज के समय में जिस प्रकार कंपनियां फाइनेंस की जाती हैं वो एक नया हिस्टोरिकल पैराडाइम है। या फिर सार्वजनिक मार्केट को लीजिए, S&P 500 ने सन 1976 तक फाइनेंशियल स्टॉक सम्मिलित नहीं किए थे। अब फाइनेंशियल इंडेक्स का 16% है। टेक्नोलॉजी स्टॉक्स का 50 वर्ष पहले नामो निशान नहीं था, आज वो इंडेक्स के 5वें हिस्से से अधिक हैं। समय के साथ लेखांकन नियम बदल चुके हैं, साथ ही डिस्क्लोजर, ऑडिटिंग और मार्केट लिक्विडिटी की मात्रा, बहुत कुछ बदल चुका है। यूएस की मंदियों के बीच का समय पिछले 150 वर्षों में नाटकीय रूप से बदल चुका है। रिसेशन के बीच का औसत समय देर 1800 में 2 वर्ष से शुरुआती 20वीं सदी में 5 वर्ष और पिछले 50 वर्षों में 8 वर्ष तक बढ़ चुका है। मेरी इस किताब को लिखने के समय ऐसा प्रतीत हो रहा है कि हम रिसेशन की ओर अग्रसर हैं। दिसंबर सन 2007 की पिछली रिसेशन से अब तक 12 वर्ष बीत चुके हैं। सिविल वॉर के पहले से अब तक मंदियों के बीच में यह सबसे बड़ा अंतराल है। रिसेशन के कम होने को लेकर अनेकों थ्योरीज हैं। उनमें से एक ये है कि फेड व्यवसाय चक्र को मैनेज करने में बेहतर है या कम से कम उसे एक्सटेंड करने में। दूसरी ये कि सेवा उद्योग की तुलना में भारी उद्योग में तेजी और मंदी, ओवर प्रोडक्शन की अधिक संभावना है, जो पिछले 50 वर्षों से डोमिनेंस रखती आ रही है। पेसिमिस्ट व्यू ये है कि हालांकि अब रिसेशन कम होता है, लेकिन जब वो होता है तो पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली होता है। हमारे तर्क के लिए ये अधिक मायने नहीं रखता कि बदलाव किस कारण आया। जो मायने रखता है वो ये है कि बदलाव स्पष्ट रूप से आया है। ये समझने के लिए कि ये ऐतिहासिक बदलाव किस प्रकार इन्वेस्टिंग डिसीजंस को प्रभावित कर सकते हैं, एक ऐसे व्यक्ति के कार्य पर ध्यान डालते हैं जिसे अब तक का सबसे महान इन्वेस्टर माना गया है, बेंजामिन ग्राहम। ग्राहम की उत्कृष्ट किताब द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर मात्र सिद्धांत नहीं है, इसमें ऐसे व्यावहारिक निर्देश हैं जिन्हें निवेशक अच्छे निवेश निर्णय लेने के लिए इस्तेमाल कर सकता है। मैंने ग्राहम की किताब अपनी किशोरावस्था में पढ़ी थी, जिससे मैंने इन्वेस्टमेंट के बारे में पहली बार सीखा था। इस किताब में दिए गए फॉर्मूलाज मुझे बहुत आकर्षक लगे, क्योंकि वो वास्तव में धनवान बनने के लिए स्टेप बाय स्टेप निर्देश थे। बस निर्देशों का अनुसरण करना था। यह बहुत सरल प्रतीत होता था, लेकिन जब आप इन फॉर्मूलाज का प्रयोग करना आरंभ करते हैं, एक बात स्पष्ट हो जाती है, इनमें से कुछ वाकई काम करते हैं। ग्राहम ने उन स्टॉक्स को खरीदने का समर्थन किया जो अपने नेटवर्किंग एसेट से कम के लिए ट्रेडिंग कर रहे थे, बेसिकली बैंक का नकद बिना किसी डेट के। ये बहुत बढ़िया सुनाई पड़ता है, लेकिन आज के समय में कुछ ही स्टॉक हैं जो इतनी सस्ती ट्रेडिंग करते हैं, सिवाय एक पेनी स्टॉक के जिस पर धोखाधड़ी का आरोप लगा हो। ग्राहम का एक क्राइटेरिया कहता है कि कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स को उन स्टॉक से बचना चाहिए जो पुस्तक मूल्य के 1.5 मूल्य से अधिक की ट्रेडिंग कर रहे हों। अगर आपने पिछले दशक में इस नियम का अनुसरण किया होता तो आपके पास सिवाय बीमा और बैंक स्टॉक्स के अलावा कुछ न होता। यह किसी भी संसार में उचित नहीं है। द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर हमेशा ही सबसे महानतम निवेश संबंधी किताबों में से एक है, लेकिन मैं ऐसे एक भी निवेशक को नहीं जानता जिसने ग्राहम के प्रकाशित फॉर्मूलाज को अप्लाई करके सफलता पाई हो। यह किताब बुद्धिमत्ता से भरपूर है, शायद आज तक प्रकाशित किसी भी अन्य इन्वेस्टमेंट रिलेटेड किताब से अधिक। लेकिन एक कैसे कैसे गाइड के रूप में यह किताब डाउटफुल है। आखिर हुआ क्या? क्या ग्राहम सिर्फ एक शोमैन थे जिनकी बातें अच्छी तो सुनाई पड़ती थी, लेकिन जिनकी सलाह काम नहीं करती थी? बिल्कुल भी नहीं। वो अपने आप में एक अत्यधिक सफल इन्वेस्टर थे, लेकिन वो प्रैक्टिकल थे और साथ ही एक सच्चे प्रतिरोधी। वो निवेश धारणाओं से इतना लगाव नहीं रखते थे
कि वो उन सब पर तब भी टिके रहें जब अनेकों अन्य निवेशक उन सिद्धांतों का पालन कर उन्हें इतना लोकप्रिय बना दें कि उनका सामर्थ्य बेकार हो जाए। जेसन ज़ुइग, जिन्होंने ग्राहम की किताब के बाद के एक संस्करण की व्याख्या की, उन्होंने कहा, ग्राहम अपनी अजम्पशंस पर लगातार एक्सपेरिमेंट और टेस्टिंग करते रहते थे, ये देखने के लिए कि क्या काम करता है। वो नहीं जो कल काम करता था, बल्कि आज जो काम करता है। द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर के हर एक रिवाइज्ड एडिशन में ग्राहम ने पिछले संपादन के फॉर्मूलाज को हटाकर नए सूत्रों को डाल दिया, एक तरह से यह घोषणा करते हुए कि वो अब काम नहीं करते, या फिर वो अब इतनी अच्छी तरह से काम नहीं करते जितना पहले किया करते थे। अब ये फॉर्मूलाज हैं जो बेहतर काम करते हैं। ग्राहम की आम क्रिटिसिज्म में से एक ये है कि सन 1972 के संपादन में सभी फॉर्मूलाज अप्रचलित हैं। इस क्रिटिसिज्म का एक ही सही उत्तर है, हां बिल्कुल ऐसा ही है। ये वही फॉर्मूला है जिन्हें सन 1965 के एडिशन के फॉर्मूला से हटाकर रखा गया था, और उन्हें सन 1954 के संपादन के सूत्रों को हटाकर रखा गया था, जिन्हें सन 1949 के एडिटोरियल के फॉर्मूलाज को हटाकर रखा गया था, जिन्हें सन 1934 में सिक्योरिटी एनालिसिस में प्रस्तुत मौलिक सूत्रों के अभिवर्धन के लिए इस्तेमाल किया गया था। सन 1976 में ग्राहम की मृत्यु हो गई। अगर वो सूत्र जिनका उन्होंने समर्थन किया सन 1934 से सन 1972 के बीच 5 बार हटाए और बदले गए, आपको क्या लगता है कि वो 2020 में कितने रेलेवेंट होंगे, या फिर 2050 में? ग्राहम की मृत्यु से कुछ समय पहले उनसे पूछा गया कि अगर वो अलग अलग स्टॉक्स में डिटेल्ड एनालिसिस, वो कार्यनीति जिसके लिए वो प्रसिद्ध थे, उसको तब भी फेवर करते, तो उन्होंने उत्तर दिया, आमतौर पर नहीं। बेहतर मूल्य के अवसर तलाशने के लिए मैं सिक्योरिटी एनालिसिस की एलेबोरेटिव टेक्निक्स का अब पक्षधर नहीं हूं। ऐसा कहा जा सकता है कि 40 वर्ष पहले यह एक लाभदायक काम था जब हमारी टेक्स्ट बुक पहली बार प्रकाशित हुई, लेकिन तब से लेकर अब तक परिस्थितियां बहुत बदल चुकी हैं। जो बदला वो ये था, अवसर बढ़ने के साथ साथ प्रतिस्पर्धा में भी वृद्धि हुई। टेक्नोलॉजी ने जानकारी को अधिक सुगम बना दिया, और जैसे जैसे इकोनॉमी इंडस्ट्रियल क्षेत्र से प्रौद्योगिक क्षेत्र की ओर बढ़ती गई, उद्योग बदल गए, और क्योंकि दोनों ही क्षेत्रों के बिजनेस साइकिल्स और कैपिटल यूज अलग अलग होते हैं, काफी कुछ बदल चुका है। इन्वेस्टमेंट हिस्ट्री की एक दिलचस्प विचित्रता यह है कि जितना ज्यादा आप पीछे देखेंगे, उतना ही अधिक आप एक ऐसे संसार को देख रहे होंगे जो आज के समय में बिल्कुल लागू नहीं होता। कई इन्वेस्टर्स और इकोनॉमिस्ट ये सोचकर राहत महसूस करते हैं कि उनके पूर्वानुमान दशकों बल्कि सदियों के डेटा के आधार पर किए गए हैं, पर क्योंकि अर्थव्यवस्थाएं बदलती रहती हैं, हाल ही का इतिहास अक्सर भविष्य का सर्वश्रेष्ठ पथ प्रदर्शक होता है, क्योंकि इसमें ऐसी महत्वपूर्ण परिस्थितियों को शामिल करने की अधिक संभावना होती है जो भविष्य के अनुरूप हों। इन्वेस्टमेंट में एक आम कहावत है जिसे मजाक के तौर पर कुछ यूं कहा जाता है कि इस बार बात अलग है। अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति को गलत साबित करना चाहते हैं जो ये अनुमान लगा रहा हो कि भविष्य पूर्णतः अतीत को प्रतिबिंबित नहीं करेगा, तो कहिए, ओह, तो तुम्हें लगता है कि इस बार बात अलग है, और माइक गिरा दीजिए। निवेशक जॉन टेम्पल्टन के विचारानुसार इन्वेस्टमेंट में सबसे खतरनाक 5 शब्द ये हैं, इस बार बात अलग है। हालांकि टेम्पल्टन ने माना कि कम से कम 20% बार बात अलग होती है। दुनिया बदलती रहती है, सचमुच बदलती है, और ये बदलाव ही हैं जो समय के साथ महत्वपूर्ण होते चले जाते हैं। माइकल बैटनिक ने इसे इस प्रकार कहा, इन्वेस्टमेंट में सबसे खतरनाक 13 शब्द ये हैं, निवेश में सबसे खतरनाक 5 शब्द ये हैं, इस बार बात अलग है। इसका मतलब ये नहीं कि हमें संपत्ति के बारे में सोचते हुए इतिहास को अनदेखा कर देना चाहिए, लेकिन यहां एक महत्वपूर्ण बारीकी है। जितना अधिक पीछे आप इतिहास में झांकेंगे, उतनी ही जनरल आपकी सीख होगी। जनरल बातें जैसे लोगों का लालच और भय के साथ संबंध, तनाव में वो क्या करते हैं, प्रेरकों के प्रति उनका बर्ताव कैसा रहता है, समय के साथ स्थायी रहती हैं।
संपत्ति का इतिहास इस तरह की बातों के लिए उपयोगी है। लेकिन स्पेसिफिक ट्रेंड्स, स्पेसिफिक ट्रेड, स्पेसिफिक क्षेत्र, मार्केट के बारे में स्पेसिफिक कारणीय संबंध और लोगों को अपने पैसे के बारे में क्या करना चाहिए हमेशा हो रहे विकास के उदाहरण रहते हैं। इतिहासकार प्रॉफिट्स नहीं होते। फिर प्रश्न यह उठता है कि हमें भविष्य के बारे में किस प्रकार सोचना और योजना बनानी चाहिए। आइए अगले चैप्टर में देखते हैं।